जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। बिल्कुल भी जो 40,000 पदों की भर्ती आने वाली है अप्रैल मार्च में, 25 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, जो कि अप्रैल मई तक जाएगा। और आपका पेपर बिल्कुल ही फिक्स है कि अगस्त में होगा। 2 से 25 अगस्त के बीच में 40,000 के करीब में पूरी वैकेंसी है। पिछले वीडियो में पूरा सब बता दिया है कि कॉन्सलेशन से क्या क्या आ सकता है। तो दोस्तों, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कैसा क्या होता है दोस्तों। बिल्कुल भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। जीके जीएस के कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुल 100 प्रश्नों का एक सेट लेके आया हूँ जनरल साइंस के कुल 100 प्रश्नों का सेट है। इन प्रश्नों को अच्छे से लगाइए और बनाते भी चलिएगा साथ में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आपको एसएससी जीडी के मुताबिक ही कंटेंट अपलोड कराया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? बिल्कुल आपको बनाते चलना है। आप कितने क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, इसी पे आपका तैयारी की जांच भी कर लेंगे कि आपने कितना पढ़ा है। वैसे दोस्तों, कोरोना काल में आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, और एसएससी जीडी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10th लेवल के ही प्रश्न आते हैं, इसलिए बिल्कुल मान के चलना है कि इसी बार में सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी प्रश्न दीजिएगा। अब वहाँ पे आपको 90 मिनट में, कुल 90 मिनट में 100 प्रश्न करने रहेंगे, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय देना है एक प्रश्न पे। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल घट जाएगा। या झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या हो जाए? अब है, अगर खड़ा हो जाता था तो आवर्तकाल घट जाता था, अब एक की जगह 2 बैठ जाएंगे तो अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देंगे। बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। अगर आता है तो रिवीजन करते चलिए, वीडियो बिल्कुल भी बीच में ना छोड़िएगा। अगला प्रश्न है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इसी चैनल का नहीं, किसी भी चैनल का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो 10-5 मिनट थोड़ा सब्र रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए, पूरा वीडियो देख लिया कीजिए। आप लोग वीडियो को बीच में बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, यह आप ही के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। हम लोग का कुछ नहीं जाएगा, हम तो वीडियो अपलोड कर देते हैं। देखना आप ही को है, आप पूरा देखा कीजिए। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल लेंस होता है, उत्तल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो ये उत्तल होता है। अगला, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी बनाते चलिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देने हैं, फिर देख लेना है कि आंसर सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो आंसर नोट करते चलना है दोस्तों। चलिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, ये तो सभी को पता होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, इसीलिए पर्वतारोही लोग हिमालय पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते जाते हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है? तो ये 10⁵ पास्कल होता है। चलिए आप बताइएगा कि बार किसकी इकाई है, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ पे होगा दोस्तों? निर्वात में होगा दोस्तों। निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। और अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो दोस्तों, द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी द्रव्यमान बदलता नहीं है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? लगभग 1/81 है। 1/81 यानी कि पृथ्वी का 1/81 भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितनी देर में चक्कर लगाता है? तो ये 24 घंटे में कुल चक्कर लगाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में कुछ समय लगता है। अगर आपको वीडियो बोरिंग हो रही है तो ऊपर 3 बटन दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्लेबैक स्पीड को 2x कर लीजिए, आवाज़ भी जल्दी जल्दी सुनाई देगी, वीडियो भी जल्दी जल्दी चलेगा, और क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी का पलायन वेग, या पलायन नहीं, पलायन वेग लिखा हुआ है दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से एक त्वरित गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील रहेगा। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम
केपलर ग्रहों की गति के नियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सभी को पता होगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा आपको लूसेंट बुक का जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनका सेट भी कराया जा रहा है। वीडियो उसको भी देख लें, उसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जीडी में काफ़ी प्रश्न लूसेंट से पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? कितने कोण पे? तो ये 45 कोण पे फेंकने पर वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है दोस्तों घनत्व। सभी को आंसर बनाते चलना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आता है तो रिवीजन करते चलना है। गैस के अणुओं की स्थिति गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? -273 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी, चलिए बनाते चलिएगा। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? 22 का आंसर हो जाएगा बैगनी का। लाल का केवल तरंग दैर्ध्य ही अधिकतम होता है, बाकी सब न्यूनतम ही होता है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? जो कि गैस में उत्पन्न होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? एक सेकंड दोस्तों, नति कोण कितना होगा जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होंगे? जल्दी से आंसर देंगे, 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? एक सेकंड दोस्तों, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? 26 का तुरंत आंसर देंगे, न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी है। चलिए आप बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी को आता होगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये प्रकाश तरंग दैर्ध्य मापता है। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो ये पॉइज है। पॉइज श्यानता की एसआई इकाई है। एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? तो ये 6 फीट होता है। फैदम से क्या नापते हैं दोस्तों? चलिए कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक हैं दोस्तों सोल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा सोल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 31 का आंसर देंगे, किस सिद्धांत पर? तो ये रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानक दाब क्या है? 32। मानक दाब क्या है? तो पारे का 70 मिलीमीटर मानक दाब माना जाता है। मानक दाब क्या है? पारे का 70 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 33। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर हम वस्तुओं की मात्रा बदले तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान में पूछा है। केल्विन मान में कितना होता है? 310 केल्विन। चलिए आप डिग्री सेल्सियस मान में बताइएगा कितना होता है? पारा जमता है, पारा कितने पर जम जाता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है। -39 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है जो उच्च तापक्रम को, यानी कि पारा एक लिमिटेड उसको तापक्रम को मापता है, तो उच्च तापक्रम को मापने का इकाई क्या है? यह है पायरोमीटर। दोस्तों पायरोमीटर है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल क्या है? सभी को पता होगा। प्राथमिक सेल जिन्हें शुष्क सेल कहा जाता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, कहाँ से होगी? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का कार्य डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है 42। चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है? तो फ्लक्सोमीटर में नापा जाता है। फ्लक्सोमीटर में क्या? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लक्सोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्सोमीटर में। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या है? नति और चुंबकीय, अभी आपको बताया था ऊपर, 0 डिग्री है। 0 डिग्री नति एवं चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा बनाते चलना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान है दोस्तों। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? 45 का स्कूटर के आविष्कारक, तुरंत जवाब देंगे
1 2 3 4 5, तुरंत जवाब देंगे दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम। ब्रॉड सन, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? चलिए तुरंत आंसर देंगे, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? विक्टर हेस ने। विक्टर हेस ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें? दोस्तों ये नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। और अगर पूछा जाए कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ये कैडमियम की छड़ें उपयोग की जाती हैं दोस्तों, याद रखेंगे, कैडमियम, कैडमियम की छड़ें उपयुक्त की जाती हैं इसके नियंत्रित विखंडन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जन करता है? कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जन करता है? तुरंत उत्तर देंगे, गामा किरणें, गामा किरणें, ये गामा का निशान है। एक सेकंड दोस्तों। चलिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, ने सभी का पता होगा। जेम्स चैडविक किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की खोज। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो ये इलेक्ट्रॉन की थी। और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एंडरसन ने, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का। चलिए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और वीडियो पूरा आप लोग देख ही रहे होंगे ध्यान से। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का क्या लक्षण है? तो ये उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता है अतिचालक का लक्षण। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है दोस्तों कि कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो ठोस कपूर को जब जलाएंगे तो सीधे कपूर वाष्प बन जाएगा, इसलिए उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। वैज्ञानिक आर्कमिडीज किससे संबंधित है? आर्कमिडीज किससे संबंधित है? तो ये ग्रीस के वैज्ञानिक है। आर्कमिडीज ग्रीस के वैज्ञानिक थे। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिकों की समृद्धता है, कौन सा है? तो ये U-235 है, यूरेनियम 235 है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? उम्मीद है इसका आंसर सभी को पता होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में की बात कर रहा है, और पूरा सूर्य ही हाइड्रोजन संलयन पर आधारित है, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से आंसर देंगे। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो ये गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती दोस्तों, जैसे कि चंद्रमा पर कम है। यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, यानी कि एक किसी दर्पण को कितने कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, कितने कोण से घुमाया जाए? तो ये हो जाएगा 59 का डी, 2 थीटा कोण से। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है दोस्तों? 60 का आंसर देंगे। अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर है, 61 का आंसर देंगे। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? जल्दी से आंसर देंगे, 10 की पावर -10 मीटर। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक? तो बी का अपवर्तनांक। अभी क्या बताया कि लाल रंग का केवल तरंगदैर्घ्य ही अधिक होता है, बाकी सभी कम होते हैं। तो लाल का उल्टा बैगनी, ऐसे याद कर लेना है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा, थोड़ा सा ऊष्मा पाकर ही फैलने लगता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए? खाने पकाने का बर्तन का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन? तो ये होना चाहिए दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, यहाँ उच्च चालकता है नहीं, यहाँ निम्न विशिष्ट ऊष्मा नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा कैसा होता है? किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? चलिए गेस कीजिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ऊपर बता चुके हैं, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं, यहाँ तक की गलती बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान लेके। अगर इसमें भी आपने गलती कर दिया तो समझ लीजिए पढ़ाई बहुत लो चल रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो।
कोई सच हमेशा कड़वा होता है दोस्तों। लिफ्ट की खोज किसने की? लिफ्ट की खोज, जो लिफ्ट ऊपर नीचे आती जाती है उसकी खोज किसने की थी? तो ये ओटिस ने की थी। ये खोज वोज भी याद रखना है आपको, सिलेबस में है, देख लीजिएगा सिलेबस के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कुल कितनी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज और गति दोनों ऊर्जा होती है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? किस ताप पे? जल्दी से आंसर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान कैसा होता है? सभी को पता होगा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाएंगे गुरुत्व त्वरण का मान घटता जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? आयतन बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? तो ये आयतन घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? 73 का आंसर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो ये बढ़ जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये एक सेट के सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर यहाँ तक आप देख ही रहे हैं, अगर आप देख ही रहे हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट तक वीडियो देख पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एसएससी जीडी की फुल तैयारी कराई जाएगी, एकदम से आपको पेपर पास करके निकाला जाएगा। ऐसे ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।